नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का तीसरा चरण यानी छायावादी युग के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि छायावादी युग किस प्रकार से अपने पूर्ववर्ती द्विवेदी युग से भिन्न रहा और कई कारणों से या कई मानकों से उसने हिंदी साहित्य को एक ऐसे दिशा की ओर लेकर गया जो कहीं न कहीं उसे अपने अन्य कालों से भिन्न करता है। छायावाद के काल को लेकर जो समय सीमा या काल है उसको लेकर विद्वानों में मतभेद रहा, लेकिन अगर हम देखें तो मोटा मोटी हम उसको 1918 या 1920 से 1935 या 1936 तक ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि छायावादी युग के जो 4 आधार स्तंभ हैं उन्होंने एक ऐसे काव्य का सृजन किया जिस पर बहुत आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे। ये 4 आधार स्तंभ हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। आइए आज हम इसका सामान्य परिचय प्रस्तुत करते हैं कि छायावाद आखिर है क्या। आधुनिक कविता के इतिहास में छायावाद एक ऐसा नाम है जो अनेक आरोप प्रत्यारोपों की प्रहारक भाषा की चोट सहकर भी अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रख सका है। सामान्यतः इसे 2 पहलुओं के मध्य प्रवाहित कविता को सर्वाधिक चेतना और कलात्मक धारा कहा जा सकता है। इसका आविर्भाव आकस्मिक नहीं है, यह अपने पूर्ववर्ती साहित्य की प्रतिक्रिया और तत्कालीन जीवन मूल्यों की शक्ति, क्रांति और सीमाओं से प्रेरित स्वातंत्र्य बोध के परिणाम स्वरूप विकसित काव्यधारा है। श्रृंगार, भक्ति और राष्ट्रीयता की त्रिवेणी में स्नान होकर भारतेंदु का काव्य भले ही पूरी तरह रीति योगिन चेतना से मुक्ति न पा सका हो, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग जागृति, परिष्कार और अनुशासन प्रियता के कारण क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। श्रृंगार का साम्राज्य लुट गया और जब कुंजों के सरस प्रेमालिंगन केवल प्रश्निल हो उठा, प्रेमालिंगन नैतिकता और सदाशयता के वृत्त में गिरते गए, तब साहित्य सृजन का द्विधाग्रस्त मानस में केवल प्रश्निल हो उठा, अपितु भविष्य के प्रति शंकित भी हो उठा। उसने एक नज़र अतीत पर डाली तो वह मुस्कुरा उठा, वर्तमान को देखा तो चौंक गया और भविष्य पर नज़र जमाई तो अपने मौन में भी अकुला उठा। छायावाद रहस्यवाद नहीं है, उसमें अतीत के प्रति आसक्ति तो है पर पलायन कहीं नहीं है। पलायन को लेकर उस पर आरोप लगते हैं, जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा कि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप उस पर लगते रहे और यह भी कहा गया जैसे चल मेरे नाविक मुझे भुलावा देकर। इस पंक्ति पर आलोचकों ने बहुत अधिक अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये पलायनवादी साहित्य है। ये तपस्या को नहीं, जीवन को महत्व देने वाला काव्य है, पर इसमें भीड़ भड़का नहीं है, एक शांत, निर्मल और सूक्ष्म दृष्टि है। छायावाद जीवन के प्रति एक विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। उसमें अनुभूति, संवेग, आवेग और मनोवेगों का प्रसार ज़्यादा है, अतः उसका कल्पना कांतर भव्य, दिव्य और अद्वितीय है, जिसमें प्रवेश करते ही मानस चेतना के शिखरों के बरसते शुभ्र कण हमें भिगो देते हैं। बात करते हैं हम छायावादी उन साहित्य की, तो देखते हैं कि छायावाद ने जीवन के सूक्ष्मगत मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा द्वारा नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर एक वृहत समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया। डॉक्टर नगेंद्र ने ये सब कुछ लिखा है, जिसमें उसकी वस्तु मात्र पर अटक जाने वाली दृष्टि पर धार रखकर उसको इतना नुकीला बना दिया कि हृदय के गहनतम गहवरों में प्रवेश कर सूक्ष्म से सूक्ष्म और तरल से तरल भाववीचियों को पकड़ सके, जिसमें जीवन की कुंठाओं की अनंत रंग वाले स्वप्नों में गुदगुदा दिया, जिसने भाषा की नवीन हाव भाव, नवीन अट्टहास और नवीन विभ्रम कटाक्ष प्रदान किए, जिसने हमारी कला को असंख्य अनमोल छायाचित्रों से जगमग कर दिया, और अंत में जिसने कामायनी का समृद्ध रूपक, पल्लव और युगांत की कला, निर्जा के अश्रुसिक्त गीत,
परिमल और अनामिका की अंबरचुंबी उड़ान दी, उस कविता का गौरव अक्षय है। इसके सीमा और नामकरण को लेकर भी काफ़ी कुछ विवाद रहा। छायावाद का प्रारंभ और सीमांकन वर्षों के हिसाब से सन 1918 से 1938 तक लिया जा सकता है। यूँ 20 वर्ष का ये समय कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। इसमें 2-4 वर्ष पहले और बाद में न जाए जा सके। आचार्य शुक्ल ने भी इस काव्य धारा का प्रारंभ सन 1918 ही स्वीकार किया है। छायावाद के रंग ढंग की कविताओं का सृजन वर्ष भी सन 1918 ही स्वीकार किया जाता है। छायावाद के रंग ढंग की कविताओं का सृजन वर्ष भी यही है। निराला, पंत और प्रसाद लगभग इन्हीं वर्षों में लिखना प्रारंभ किया था। छायावाद की सीमा रेखा के निर्णय के बाद यह प्रश्न सामने आता है कि आखिर इसे छायावादी ही क्यों कहा गया। 20 वर्षों की अवधि में प्रचुर साहित्य लिखा गया। अनेक पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन ने साहित्य को विकसित और परिवर्धित होने का अवसर दिया। साहित्य सामाजिक उद्देश्य का वाहक बना। इस अवधि में प्रसाद, पंत, निराला ने भी विपुल साहित्य लिखा और माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी व बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी युग सापेक्ष रचनाएं लिखी। छायावादियों का लक्ष्य मात्र काव्य साधना था और चतुर्वेदी, त्रिपाठी व नवीन जी युग आंदोलन से अधिक प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त बच्चन, नरेंद्र शर्मा और अंचल भी प्रणय की लौकिक अनुभूतियों की कविताबद्ध कर रहे थे। जब कविता त्रिमुखी थी तो फिर ऐसा कौन सा कारण है जो इस कालखंड को छायावादी काल कहने को प्रेरित करता है। हमारी समझ में इस कालखंड को छायावादी काल कहने का प्रमुख कारण यह है कि छायावादी चेतना ही इस अवधि में सब पर हावी रही। कवित्व, सांस्कृतिक संदर्भ और युग बोध की दृष्टि से भी छायावादी रचनाएं शीर्षस्थ रही है। ये तीनों तत्व अन्य छायावादोत्तर रचनाओं में समन्वित रूप से नहीं मिलते। अनुभूति की तीव्रता, कल्पना की विवृति, सूक्ष्मता और शैल्पिक उत्कर्ष छायावादी रचनाओं में ही अधिक मिलता है और यही वे रचनाएं हैं जिसमें प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवन तत्व समाविष्ट है। प्रभाव की दृष्टि से देखें तो छायावादी चेतना वलयित कविताओं में ही मर्म को छूने की क्षमता है और इन्हीं का प्रभाव परिधि देखने को मिलता है। इन सब के ऊपर एक बात यह भी है कि छायावादी काव्य में ही अपने युग जीवन को समग्रता की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इसमें ही जीवन के अनुकरणीय आदर्श और अविस्मरणीय प्रसंग नियोजित हुए हैं। हमारे इस मत का प्रमाणीकरण अकेले कामायनी में ही देखा जा सकता है। अतः इस कालखंड को छायावादी कविता कहना सार्थक भी है और औचित्यपूर्ण भी है। धन्यवाद विद्यार्थियों।